आज रविवार को आने में काफी देर हो गई। रात के 8 बज गए थे, जबकि वह 6 बजे घर आ जाते थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर कोई आया। दरवाजा खोला तो रवि बिना नमस्ते किए और ना ही मेरा हाल चाल पूछे घर में अंदर आ गया। उसने तेवर तेवर बहुत गर्म दिख रहे थे। मैं समझ गई कुछ ऐसा जरूर कोई बात है जिसकी वजह से वह गुस्से में दिखाई दे रहे। वह घर के अंदर आते ही मेरी सीधी बेटी रीना के कमरे में चले गए और वहां रीना को अंदर कमरे में न पाकर वह बहुत गुस्से में आ गए। वह मुझ पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगे। करीना इस वक्त रात को कहाँ गई है? मैं पूछ रही थी कि रवि क्या हो गया है कि कहीं कमरे में छत पर ऐसा होगा कि क्यों चिल्ला रहे हो? फिर वह छत पर और गली में भी चारों तरफ उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। इतने मेरी ना बाथरूम में गई हुई थी ना बाहर आई। रीना को देखते ही मैं रवि को गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। रीना का हाथ पकड़कर उसको दूसरे कमरे में ले गया जो घर के बहुत अंदर से साइड में बना हुआ था। रीना चिल्लाते हुए रवि के अपना हाथ पकड़ाने लगी थी, मगर रवि बहुत ही गुस्से में था। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही बेरहमी से कमरे में फेंका और कमरे से बाहर ताला लगा दिया। रीना की चीखें बाहर पड़ोसियों तक भी जा रही थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि आखिर रवि ऐसा क्यों कर रहा है। मैं रवि से बोलने और चिल्लाने लगी कि आप जवान लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको क्यों कमरे में बंद किया हुआ है? तुम चुप रहो, जिस बात की समझ नहीं हो उसमें नहीं बोलते। रवि अभी अभी बहुत गुस्से में था। खबरदार, अगर आइंदा तुमने इसे घर से बाहर निकालने दिया, मेरी इजाजत के बगैर इसे कमरे से भी बाहर निकलने नहीं दिया, अब ये रीना इसी कमरे में कैद रहेगी, ना बाहर जाएगी और ना ही इससे कोई मिलेगा। रवि के तेवर देखकर मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे तो शक हो रहा था कि रीना रवि की सगी बेटी भी है या नहीं। दरअसल मैं रीना की सौतेली माँ हूँ और उसके बाप ने से दूसरी शादी की थी। रीना की पहली माँ मर चुकी थी, जबकि वह अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। मैंने उसे प्यार मोहब्बत देने की बहुत कोशिश की, मगर लाख कोशिश के बाद भी वह मुझसे घुल मिल नहीं सकी। लेकिन माँ वह थी मेरी सौतन की बेटी, उसने मेरा क्या मुकाबला। उसके बारे कमरे बंद देखकर मेरा तो दम घुटा। मैंने रवि को बहुत मिन्नतें की केवल उसे कमरे से निकाल दे, मगर उन्होंने मेरी बात न मानी। उस दिन रीना अपने कमरे से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खाना देने गई तो उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। मम्मी जी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दे। पापा से पूछ आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती है तो बताए, मैंने क्या किया है? उन्होंने मुझे कमरे बंद कर दिया। मैं क्या अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल सकती? वह मेरे पाँव में पड़ी रो रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। बिन माँ की औलाद की भी जमाने की हाथों कितना रुसवा होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी? तुम जानती हो ना रवि का गुस्सा कितना जालिम है। वह मुझसे भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो कमरे में बंद रीना से बातें कर रही थी ताकि कि फोन की घंटी बजी। मैं फोन की तरफ दौड़ी, दरवाजा खुल रह गया। रीना शायद कमरे से बाहर निकल गई होगी। मैं फोन पर ही बातें करने लगी। मेरी नंद की कॉल थी, कहने लगी हमने अपने बेटे किशन का रिश्ता तय कर लिया है। लड़की वालों को जल्दी ही अगले महीने हम उसकी शादी कर रहे हैं। तुम लोगों ने जरूर आनंद की तरफ से शादी की खुशखबरी की खबर सुनकर मैं सोचने लगी कि रीना को अपने साथ शादी पर लेकर जाऊंगी। यकीनन उसके पापा इतने करीबी घर के शादी में जाने से नहीं रोकेंगे। तभी मेरी नजर रीना के कमरे तरफ गई। देखा कि तो वह कमरे में नहीं थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं भागती हुई झूठी उसके कमरे में गई तो देखा वह फर्श पर आधे मुंह पर पड़ी रो रही थी, जबकि उसके हाथ में कागज का टुकड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठाया, मगर रीना अपने कमरे से निकलने को तैयार नहीं हुई। फिर मैंने ताला लगा दिया। रात को रवि आया, रीना का हालचाल पूछा तो मैंने बता दिया कि उसका दम घुट रहा था, इसलिए उसके कमरे से मैं बंद कर दिया। बोले यह वहां से निकल ना पाए, बाहर की खिड़की को भी लॉक कर दो। मैं इससे मामले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात करे। अच्छा होगा कि तुम इसे संभाल लो, वरना मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अपने पति की बात का लाज रखना था और अपनी बेटी की जुल्म से भी बचाना था। मैंने हामी भर ली, मगर अगले ही हफ्ते मेरी ननद के बेटे किशन की शादी थी। मैंने अपने पति से बात की, क्या अगर आप रीना की शादी में भी ले जाएंगे तो वह लोग हमसे 100 तरीके के सवाल करेंगे। खामखा बदनामी हमारी होगी। तो अच्छा होगा कि आप रीना को शादी में जाने दें। अगर उसे रोकेंगे तो खामोशी इल्जाम हमारे ही सर आएगा। वह बोले बिल्कुल सही बात है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रीना कहीं जाने ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रीना के तेवर अभी अभी
बड़े तीखे थे, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आखिरकार रीना बेटी का कसूर क्या था जो उसे उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। खैर, मैं और रीना बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे थे। अगले हफ्ता कौन सा दूर था, हम लोगों ने वीरवार की ही रविवार को ही शादी में जाना था। किशन के घर बहुत चहल पहल थी। रवि की इजाजत से मैं रीना को भी ले गई थी। रीना ने बताया कि वह अपनी सहेली से मिलना चाहती है। मैंने अपनी निगरानी से उसे उसकी सहेलियों से मिलवाया, मगर वह बहुत बेताबी से किसी का इंतजार कर रही थी। कभी नजर इधर उधर घुमा रही थी तो कभी उधर। उसका अंदाजा बता रहा था कि वो किसी को कुछ बताना चाहती है, मगर मेरी मौजूदगी में मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार 2 दिन बड़े आराम से गुजर गए। तीसरे दिन बारात में लड़की वालों को घर जाना था। तकरीबन शाम के 7 बजे थे। सब लोग बारात के निकल गए रहे थे। हम लोग भी गाड़ियों के बैठ रहे थे कि मैंने देखा कि रीना चुपके से लोगों से नजर छुपाकर भीड़ से निकल गई थी। ऐसे में अगर रीना को बुलाती या फिर उसे पीछे से जाती तो क्या उसे मना करती? वो उल्टा वहां मेरे ऊपर ही बिगड़ जाती, मेरे लिए ही मुश्किल पैदा हो जाती। तब मैं चुपके से भीड़ से निकल आई। मेरी नजर अब अपनी बेटी रीना पर पड़ी थी। वह सड़क के पार चली गई। रात के अंधेरे में वह जाने किससे मिलने गई थी, मगर मुझे समझ में आ रहा था कि वह प्यार मोहब्बत का किस्सा नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से वह परेशान होती वह बात से लगता है कि वह किसी से बहुत डर रही थी। वह मुझसे कोई बात छुपा रही थी। खैर, मैं रीना के पीछे पीछे चली गई। उसके सड़क पार और दाएं बाएं देख आगे बढ़ते लगी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर रीना चाहती क्या है। थोड़े आगे चलकर फोन बूथ पर चली गई। किसी को फोन किया और फोन बूथ से बाहर रुक गई। इंतजार करने लगी। तकरीबन थोड़ी ही देर, यानी कि 5 मिनट में अभी हुए थे कि एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी रीना के सामने आकर रुकी। रीना बड़ी शान से उस गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी। मैं गाड़ी के पीछे भागते हुए दरवाजे दी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे वह बहुत दुख हुआ। तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। एक तो मुझे रवि का भी गुस्सा देना पड़ेगा। अगर रीना रात के इस पहर में कहीं गुम हो गई तो क्या होगा। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां से एक टैक्सी जा रही थी। टैक्सी को रोक लिया और उस गाड़ी का पीछा करने को कहा। टैक्सी वाले ने ऐसा ही किया। सामने वाली गाड़ी चलती जा रही थी, यहाँ तक कि चलते चलते गाड़ी का उस इलाके में आ गई जहाँ शरीफ लोग नहीं जाते हैं। यहाँ देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी बेटी यानी कि रवि की बेटी ऐसा काम भी कर सकती कि रात के अंधेरे में उस जगह आ जाए जहाँ शरीफ लोग वहाँ का नाम नहीं लेते और जाना भी पसंद नहीं करते। मगर मैं मजबूर थी कि मेरी बेटी वहाँ जा रही थी। टैक्सी वाला भी समझ गया था कि यह कौन सा इलाका था। आसपास आते गाने की आवाज और शराबे की इस्माइल दरवाजे पर खिड़की की खुशबू, हसीनाओं की महफिल लगी हुई थी। यह अय्याशी खाने का शहर था। यहाँ सब नजारे देखे कर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाका कौन सा है। टैक्सी वाला कुछ कहना चाह रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वह एक खूबसूरत बंगले में सामने जाकर रुक गई। बड़ा आलीशान घर था। उसके आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे और उस घर में के सामने का मोहल्ला बड़ा अजीब था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा आगे बता दो। कहने लगा, दीदी, यह मोहल्ला आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। आप शरीफ घराने की औरत लगती है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप वहाँ मत जाइए, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं जानती हूँ कि आप उस लड़की के पीछे पीछे यहाँ आई है या फिर उस आदमी के लिए, लेकिन यार जब यहाँ से निकलेंगे तो आप अपने आप कर लीजिएगा। अंदर जाना सही नहीं होगा। ड्राइवर की बात सही थी। मैं उसे माहौल में कभी नहीं आई थी तो बाहर ही रुक गई। रीना का इंतजार करने लगी, मगर बंगले के सामने खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी के पास आकर हमें यहाँ से जाने को कहने लगा। तब ड्राइवर ने बॉडीगार्ड से बचने के लिए हमें मसूद किसी लीलाबाई का नाम लिया, कहा कि इसका इंतजार कर रहा हूँ। तब बॉडीगार्ड की नजर मुझ पर पड़ गई, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। आखिरकार हम लोग वहां से कितनी देर रह सकते थे। 1 घंटा गुजर गया। अभी तक रवीना बाहर नहीं आई थी। मेरे हाथ पाँव फूलने लगे थे। ड्राइवर ने कहा कि मुझे वहां जाकर पता करना होगा कि मेरी बेटी रीना कहाँ गई। बोला, यहाँ लोग बहुत गर्म दिमाग है। एक बार जो यहाँ चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा यही होगा कि आप घर चली जाएं। ड्राइवर की राय पर मैं वहां से वापस आई तो आ गई, मगर मेरे दिल की दुनिया लुट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं रवि से क्या कहूंगी कि रीना कहाँ गई है। तब मैंने अपनी एक और सहेली को अपना राजदार
बना लिया और उसे बताया कि रीना उस जगह गई है जहाँ पर शरीफ लोग जाना गवारा नहीं करते। आरती मेरी सहेली ने मुझे तसल्ली दी, बोली कि ऐसे मामलों में लड़कियां लड़कों पर एतबार करती हैं जो उन्हें ठिकाने तक ले जाते हैं और फिर उसकी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। हमें मेरा ख्याल है कि रीना साथ में ऐसे ही हुआ होगा, मगर अच्छी बात यह है कि तुम उस कोटे का पता जानती हो। अब हम उसे वहां से ले जा सकते हैं और पुलिस की मदद की कार्रवाई भी करवा सकते हैं। मगर मैं जानती थी रीना किसी से प्यार नहीं करती। वह मुझसे जरूर कहती अगर मैं उसने किसी लड़के से शादी करना होती तो वो अपने पिता से हर हाल में बात करती, मगर कुछ ऐसा उन दोनों के बीच में था जिस पर यह बात ना करते थे। रीना भी चुप हो जाती और मेरे आने पर रवि भी बिल्कुल चुप हो जाता है। और खैर अब मैं रवि का इंतजार कर रही थी। रवि को बारात में बहुत देर हो गई थी, रात में 10 बज चुके थे। बारात वापस लौटी तो दूल्हा दुल्हन के साथ मिलकर बच्ची रस्में करने लगे। तो मैं अपने रवि वहां से छूटी तो बोले अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। गाड़ी में बैठने लगी थी कि वह रीना का पूछने लगी। मैं चुप रही, आखिरकार उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से पागल हो गए, मुझे बहुत बुरा भला कहा और खूब गुस्सा किया कि फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। डरते डरते मैंने उन्हें एक आईडी दिया, हमें थाने चलना चाहिए। बोले नामी हो लेकिन हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। पति बोले कि ऐसा करना सही नहीं होगा, मैं पहले खुद वहां जाऊंगा। लेकिन मामला यह था कि रवि का उस जगह का पता नहीं था जो मैंने देखी थी। मगर मेरी हैरानी की इंतहा उस वक्त ना रही जब रवि बोले कि मैं जानता हूँ वह लीलाबाई के मशहूर बाजार के किसके पास गई है। मैं और यह भी जानता हूँ कि क्यों गई है। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद रीना को लेने चले गए। मैं उनकी कही हुई बातों पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर लीलाबाई के कोठे में ऐसा क्या है कि बेटी भी वहां जा बैठी और बाप को उसके ठिकाने का पता है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद रीना रवि की सगी बेटी नहीं हो। तो रात के 1 बजे दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर आई तो देखा आवाज आ रही थी कि मैंने देखा सामने रीना और रवि खड़े थे। उसके साथ एक अधेड़ औरत भी खड़ी थी जो तकरीबन 40 साल की उम्र होगी। अगर उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां थी, बहुत उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। कुछ न समझते हुए मैंने उन दोनों लोगों को अंदर आने का कहा। रवि अपने कमरे में चले जाए, जाके रवीना उस औरत के साथ दूसरे कमरे में गई थी। उन दोनों की बातें सुनने उनके पीछे पीछे गई। जब ही दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। लग रहा था कि यह दोनों एक दूसरे से काफी दिनों से किसे जानती है। मैंने उन गई। रवि मुझसे नाराज से उन्होंने मुझे जरा भी बातचीत नहीं किया और खुद सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए, जबकि रीना आकर नाश्ता बनाने लगी और विजय किसी वजह से जल्दी ही लग गई थी कि बोली मुझे अभी नाश्ता बनाना है, जरा जल्दी से हाथ बटवा दीजिए। उनकी हालत सही नहीं थी। मैं बोली किन की हालत सही नहीं है, अब जल्दी करे, ज्यादा देर न करे, ना बातें ना बनाए। रवीना शब्द बहुत ही बोल रही थी। उसे चाय बनाकर दी। वह चाय लेकर किचन में चली गई। फिर भागते हुए अपनी पानी का गिलास भी ले गई। उससे भी आए हुए 2 मिनट ही हुए थे कि किसके कमरे में चीखने की आवाज आई। भागते हुए गई तो देखा वह उस औरत के सीने पर सर रखकर रो रही थी, जबकि औरत का सर एक तरफ से झलका हुआ था और उसकी आंखें पत्थर हो गई थी, यानी कि वह अब उस दुनिया में नहीं थी। मैंने रीना को बड़ी मुश्किल से संभाला। औरत अब मर चुकी थी, उसकी जिंदगी की सांसें अब पूरी हो चुकी थी। मैंने रवि को फोन करके अब सब हाल बताया। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि मैं किसी से उस बात के बारे में बात ना करूं और ना ही रीना को चीखने चिल्लाने दूं, बल्कि उसे भी सब्र करने की कहा। मुझे हैरत हुई कि रवि उस औरत की मौत का सुनकर भी नॉर्मल है। मैंने रीना को नॉर्मल रहने को कहा। थोड़ी देर बाद रवि आ गए, उनके साथ 2-3 लोग भी। उन्होंने उस औरत को उठाया। रवि उस औरत को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। रवि ने रीना को उस कमरे में फिर से बंद कर दिया। मुझे रीना को बहुत तरस आ रहा था। लगता था कि उस औरत से रीना का गहरा रिश्ता है। मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था। मेरी हालत भी उसे देख देख कर बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि वह दोनों ही मुझसे अपनी बातें छुपा रहे थे। 3 दिन से घर में अजीब सी मायूसी सी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद आकर रीना का दरवाजा खोला। मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम और रवि मुझसे कुछ भी नहीं बताते, बताओ ना तो सही, वो औरत कौन थी? अब रीना ने मुझसे रो रो कर बताया कि उस औरत से उसका गहरा रिश्ता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। यह सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि रवि ने मुझसे
कहा था कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई। इस बात पर मेरे दिल पर बहुत सदमा पहुंचा। रवि ने मुझसे झूठ क्यों कहा था? उस वक्त रीना की तसल्ली देना ज्यादा जरूरी था। शाम उस तक वह संभल गई, मगर उसकी आंखों के नीचे रो रो कर हल्के हल्के काले निशान पड़ चुके थे। रवि आए हो तो मैं उसके सर हो गई कि आपने मुझसे इतनी बड़ी राज छुपाई। बोले, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन समस्या ही कुछ ऐसी थी कि मैं औरत से बहुत नफरत करता हूँ जिसकी मेरी बेटी तक का ख्याल नहीं किया, और अपनी शादी के कुछ ही महीने बाद वह वापस अपने कोटे पर चली गई। तुम जानती हो, मेरी पहली पत्नी तैयार थी। मैंने इज्जत से उसको अपने घर शादी करके लाया था। मैंने उस औरत को इतनी इज्जत दी थी और मोहब्बत किया। मैंने उसकी दुनिया भर की दौलत अपने पाँव से रख दी, मगर वह अपनी हर हरकत से बाज नहीं आई। मैंने उसे इस समाज और दुनिया से रहने का मौका दिया, गंदी गलियों से बचा, उसे शादी करके अपने घर लेके आया, अपनी पत्नी बना लिया उसे। मेरी इतनी प्यारी बेटी भी पैदा हुई, मगर वह बड़ी कमबख्त औरत थी। उसने अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया, जबकि बल्कि उसने उसे भी अपना इस हवस का शिकार में धकेलना चाहा। मेरी बेटी अपनी माँ की याद कर रही थी, लेकिन वह उसकी तरस नहीं बनना चाहती थी। अपनी माँ को अपने घर में लाना चाहती थी। वह हमेशा अपनी माँ की खोज लगाती। माँ भगवान न जाने किस कमबख्त नौकर ने उसे बता दिया कि उसकी माँ एक बेचारू औरत है और वह कोटे पर रहती है। मेरी बेटी उस आदमी की मिन्नतें करने लगी के जरिए वह अपनी माँ तक पहुँच गई। भगवान की बहुत कृपा हुई कि तुमने बता दिया कि जब वह पहुंचा तो रीना अपनी माँ से मिलकर रो रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती वहां से लाया, पर वह आने को तैयार नहीं थी, तो उस कमबख्त औरत को भी साथ ले आई जिसने हम दोनों माँ बेटी को बर्बाद कर दिया था। मैं समझता था कि उस औरत की यही सजा थी। भगवान न जाने वो किस बीमारी की शिकार हो गई। एक दिन में उसकी भी मौत हो गई। आखिरकार अब मैं रीना के मुंह से और उसका औरत का नाम नहीं सुनना चाहता, और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। रवि से ने यहाँ कहकर मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया था, और मैं आज भी उस शक मुकेश में हूँ मुशक में हूँ कि अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊं। अब आप भी बताइए, मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए? उनके दिल में अपनी माँ की मोहब्बत थी। मुझे अपना दुश्मन समझती थी, मगर मैं उसके लिए दिन रात परेशान होकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कहानी में आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।